हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर के पार्ट 3 तक ख़त्म हो गया, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ख़त्म हो गया। यानी मिनिमम 3 वीडियो सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट है। अभी तक बच्चे यही पूछ रहे हैं कि प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दीजिए। मतलब क्या है यार, व्हाट इज़ दिस? खुद सोचो यार इस चीज़ को कि बिना किसी मतलब जहाँ आप लोग इतनी सारी फीस जमा किए, 2 साल पढ़ाई किए, वहाँ कोई डिमांड नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों के भले के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिमांड। जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है खुद देखोगे नहीं। मतलब कोई भी चीज़ लिखने के पहले ग्रुप में एटलीस्ट देखो तो सही कि वो है कि नहीं उसमें प्लेलिस्ट में जाके। केमिस्ट्री का कोई वीडियो नहीं पड़ा है, एक बच्चे ने डाला। अरे बताओ, 3-3 पार्ट डाल, 3 क्या उसमें तो 4 वीडियो पड़े हुए हैं और ये 5वां जाएगा। एक तो पहले का पड़ा हुआ है प्रीवियस। तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सिंसियर बनो। अब क्या है, एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय बचा नहीं है, और जिनको लगता है कि बहुत सारा समय है, एग्ज़ाम का टाइम आने दो, कितना कन्फ्यूज़न होगा अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ, जैसे जैसे पढ़ाता चल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस, ये वीडियो सारे रट डालो एकदम, कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर नहीं आएगा। वो आप सोचो एग्ज़ाम टाइम पे सारे वीडियो एक साथ देख पाना, ये पॉसिबल नहीं हो, फिर सारे रट पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ, समझ जाओगे तो ठीक है। नए एग्ज़ाम टाइम पे फिर यही बोलोगे, यही पूछते रह जाओगे, सर पासिंग मार्क कितना चाहिए, इसमें बैक लग जाएगी तो क्या होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रहो, अभी समय है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर किसकी होती है? गामा, अल्फ़ा, बीटा या ऑल? तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है किसकी? अल्फ़ा। जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा वो आयोनाइज ज़्यादा करेगा, यानी कौन? अल्फ़ा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर सी बात है गामा तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, अल्फा भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीटा को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा हमारा? बीटा। हैवीएस्ट पार्टिकल इनमें से कौन सा होगा? अल्फा, बीटा, गामा में से हैवीएस्ट पार्टिकल, तो अल्फा, बीटा, गामा, ऑल। तो हैवीएस्ट पार्टिकल हमारा क्या होता है? अल्फा। ठीक, अब नो मास, नो चार्ज एंड नो हार्म, किस पे? अल्फा, बीटा, गामा में कौन ऐसा है जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, चार्ज नहीं होता है और सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं? तो जो गामा हमारा होता है उसका कोई मास नहीं, या एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है, कंपेयर अगर किया जाए अल्फा बीटा से। कोई चार्ज नहीं होता है, जब चार्ज नहीं होता है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, और हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर इसकी होती है। ठीक, और हाईएस्ट जब पेनिट्रेशन पावर होगी तो ऑब्वियसली मोस्ट हार्मफुल होगा, यानी कौन सा हमारा? गामा। ओके। ड्यूरिंग इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, यानी अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो एटॉमिक नंबर क्या करेगा? कितने से डिक्रीज करेगा? 2 यूनिट से, 4 यूनिट से, 1 यूनिट से, या कोई चेंज नहीं होगा? तो अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई 2 यूनिट। कितने यूनिट? 2 यूनिट। यहीं अगर एटॉमिक मास की बात की जाती तो एटॉमिक मास डिक्रीज बाई 4 यूनिट, राइट। मीन्स एक तरह से देख लो, अल्फा पार्टिकल इमिशन मतलब एक तरह से हीलियम निकल गया, है ना? तो हीलियम की तरह का रहता है ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट रहता है, उसका मास नंबर अलग हो जाता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप या नन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना हमेशा, ये नहीं कि रफली क्वेश्चन पढ़ लो। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन तो पढ़ ले, समझे नहीं, क्वेश्चन बस एक बार रीडिंग कर लेते हो, है ना? उसके बाद जवाब कहाँ ढूंढते हो? ऑप्शन में कौन सा जाना पहचाना ऑप्शन दिख रहा है। फिर नहीं समझ में आता है तो क्या करते हो? फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो। अगर कोई जाना पहचाना मिल गया तो उसी पर टिक कर दोगे। जो पहले करना चाहिए क्या? क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर गलत होने के चांस कम होते हैं, लेकिन
टेंडेंसी ही, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मैं जान सकता हूँ इस चीज़ को कि सबकी टेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट है, उसका डिफरेंट मास नंबर और सेम एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स इट इज आइसोटोप। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट और सेम नंबर ऑफ मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखो, एलिमेंट भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है, तो क्या होगा? आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार या नन। तो अगर सेम मास नंबर है दैट मीन्स इट इज आइसोबार। ठीक, देखो अब जैसे मैंने ये पढ़ा दिया आइसोबार है ना, तो अब वहां पे देखो क्या कर सकते हैं, बाकायदे एलिमेंट के साथ मीन्स एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना आइसोटोप, आइसोटोन है, आइसोबार है। मीन्स बता रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट यूज ऑफ इथाइल एल्कोहल। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में इथाइल एल्कोहल का क्या यूज होता है? प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। तो क्या करता है भाई? लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट मिथाइल एल्कोहल प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन करता है, सुपर सैचुरेशन को रोकता है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, अब देखो इन लिमिट टेस्ट की पूरा लिमिट टेस्ट प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मेरे ख्याल से 7-7, 8-8 मिनट के वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एग्ज़ाम में इनके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ से आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक, तो अच्छे तरीके से समझाया गया है, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट मीन्स जैसे सपोज करो आयरन का लिमिट टेस्ट है अगर, है ना, तो आयरन के लिमिट टेस्ट है, या आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, या हैवी मेटल्स है, या क्लोराइड है। तो लिमिट टेस्ट क्या है? जैसे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, वो सबसे पहला वीडियो था यूट्यूब पे जो मैंने डाला था, फर्स्ट स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, है ना। तो लिमिट टेस्ट से ही पढ़ाना शुरू किया था, तो अगर किसी को देखना हो तो आप देख सकते हो। ठीक, इन लिमिट टेस्ट आयरन कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर, कौन सा कलर है जिसकी इंटेंसिटी आयरन के लिमिट टेस्ट में कंपेयर की जाती है? येलो कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर या ब्लैक कलर। तो ऑरेंज आयरन के लिमिट टेस्ट में कंपेयर की जाती है इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पर्पल, यानी सी ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट मास नंबर डिक्रीज्ड बाई, बताओ भाई बुद्धिजीवियों, बोलिए क्या होगा? ड्यूरिंग इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट मास नंबर डिक्रीज्ड बाई 4 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट या नो चेंज। तो बुद्धिजीवियों, ड्यूरिंग इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट देयर इज द नो चेंज इन मास नंबर, नो चेंज इन मास नंबर। ओके, ड्यूरिंग इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट एटॉमिक नंबर इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट, डिक्रीज्ड बाई 2 यूनिट। सी क्या है? डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट। डी क्या है? इंक्रीज बाई 1 यूनिट। तो क्या है भाई? ड्यूरिंग इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर कोई बीटा पार्टिकल निकल जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या करेगा? इंक्रीज्ड बाय, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता ना, तो इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। ठीक, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और फंसाएंगे, फिर क्वेश्चन पेपर हंसेगा आप पे और आप रोगे। इसीलिए कह रहा हूँ अभी वक्त है, पढ़ते चलो, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोस सभी सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं बराबर मात्रा में, और सारे देखने जरूरी। ठीक है, फोर्थ मैंने पहले भी कहा था कि फोर्थ पार्ट जब खत्म होगा उसके बाद टेस्ट का राउंड चालू होगा, फिर सभी सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट, काफी आसान है। बेरियम सल्फेट BaSO3 Ba2SO4 BaSO4 होल ट्वाइस BaSO4, यानी कि
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट इज BaSO4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गैस फिल्ड डिटेक्टर? इनमें से कौन सा गैस फिल्ड डिटेक्टर नहीं है? GM काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, आयोनाइजेशन चैम्बर या प्रोपोर्शनल काउंटर। अब पहले तो समझो डिटेक्टर कौन से, जो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। ये चारों क्या है, रेडियो एक्टिविटी के डिटेक्शन के अलग अलग डिटेक्टर्स हैं। GM काउंटर, सिंटिलेशन, आयोनाइजेशन एंड प्रोपोर्शनल काउंटर्स। अब इनमें सारे के सारे तो क्या है, गैस फिल्ड एक्सेप्ट सिंटिलेशन डिटेक्टर, एक्सेप्ट सिंटिलेशन डिटेक्टर। ओके, यानी बी ऑप्शन सही है। बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, अगर सेल के अंदर बॉडी फ्लूइड पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जब भी ऑल ऑफ द अबव या बोथ का ऑप्शन ना आए तो हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके। वाटर लॉस्ट थ्रू द एक्शन, वाटर कैसे कैसे लॉस हो सकता है? किडनी से हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? डी। ये सारे के सारे क्या हैं? वे हैं जहां से वाटर लॉस हो सकता है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर, कैल्शियम किसके लिए इसेंशियल है भाई? ब्लड प्यूरिफिकेशन, माइस्थेनिया ग्रेविस या ब्लड क्लॉटिंग या ऑप्शन डी ऑल। तो कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ORS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कंटेन्स, अब इसमें क्या क्या होता है? एनहाइड्रस ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम, यानी सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, यानी कि क्या क्या होगा? कौन सा सही है, क्या है क्या नहीं है? तो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में ये तीनों एनहाइड्रस ग्लूकोज, सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ऑल आर प्रेजेंट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। लग्जेटिव क्या होते हैं भाई? स्टिमुलेंट होते हैं, बल्क फॉर्मिंग होते हैं, इमोलिएंट होते हैं या ऑल? तो लग्जेटिव के टाइप्स हैं ये, स्टिमुलेंट टाइप भी होता है, बल्क फॉर्मिंग भी होता है, इमोलिएंट भी होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। अब मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड एज, मैग्नीशियम सल्फेट, मुझे मालूम है काफ़ी लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए होंगे, है ना? क्योंकि क्या होता है, ऐसे जब आप खुद से पढ़ते हो तो आपको क्या फील होता है? अरे सब आता है, सब आता है। अब जब MCQ करा रहा हूँ तो लगता है अरे यार यहाँ पे लगता है कुछ ये कठिन हो गया, है ना? लेकिन विश्वास मानो, जब मैं एग्जाम लेना शुरू करूंगा, क्वेश्चन वीडियो से ही रहेंगे, क्वेश्चन वीडियो से ही रहेंगे, एक दो क्वेश्चन बाहर का रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन वीडियो से ही रहेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं। और विश्वास मानो काफ़ी लोग धराशायी हो जाओगे, यही लगेगा अरे यार ये तो सर ने बताया था, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब ये लास्ट राउंड यानी 4th राउंड चल रहा है ना, 4th पार्ट, इसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर जो है ब्रह्मास्त्र का राउंड चलेगा, है ना? तो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के पहले सारे वीडियो तैयारी, यानी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, फाइनल एग्ज़ाम की ना सही, जो मैं एग्ज़ाम लेने वाला हूँ उसकी प्रिपरेशन तो कर लो, राइट? और सारे क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे? जो मैंने वीडियो बना दिए हैं 4th पार्ट से, फ्रॉम 1 पार्ट टू 4th पार्ट, इन्हीं से रहेंगे हमारे क्वेश्चंस, और इसी में देखना कैसे घूमोगे, ठीक? तो मैग्नीशियम सल्फेट यूज्ड एज लग्जेटिव, परगेटिव, सलाइन कैथार्टिक्स या ऑल? तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसा है? लग्जेटिव भी है, परगेटिव भी है और सलाइन कैथार्टिक्स भी होता है। ओके। रेस्पॉन्सिबल फॉर डीफिकेशन, डीफिकेशन मतलब पहले तो समझो, डीफिकेशन मतलब एम्पटिंग ऑफ स्टमक, एम्पटिंग ऑफ स्टमक। तो कौन सा होता है भाई रेस्पॉन्सिबल? कैओलिन, बिस्मथ सब गैलेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो बताइए भाई कौन सा है इसमें? तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डीफिकेशन के लिए, राइट? डीफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में कौन होता है भाई? मैग्नीशियम सल्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या कैओलिन? तो ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में यूज होता है कैओलिन, दैट इज द अंडर द कैटेगरी ऑफ
protective and adsorbent. Okay, and rest of under the category of saline cathartics. एडवर्स इफेक्ट ऑफ डायरिया का एडवर्स इफेक्ट भाई क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है जब डायरिया होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और लॉस ऑफ वाटर भी होता है। नहीं, हमारा सी ऑप्शन सही है। एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट कौन होते हैं भाई? यूरिनरी एसिडिफायर होते हैं, या सिस्टमिक एसिडिफायर होते हैं, या गैस्ट्रिक एसिडिफायर होते हैं, या ऑल। तो जो सिस्टमिक एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं वो यूरिनरी एसिडिफायर भी होते हैं, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होते हैं और गैस्ट्रिक एसिडिफायर भी होते हैं, यानी कि ऑल। म्यूरियाटिक सॉल्ट किसे बोलते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो कह रहे हैं सर क्या पूछ लिया है, तो हलवा जैसे हैं। लेकिन बच्चों मैंने सबके लिए, ये पेपर क्या है केवल आप ही नहीं देखते हुए वीडियो, इससे बहुत सारे बच्चे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो क्वेश्चन जब बनता है तो सिर्फ, बाकी जहाँ तक जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उनको नहीं आता है, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। कोई भी 60 बच्चे, 66 है ना, शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो नहीं आता, वो अलग केस है। अदरवाइज आने वाले बच्चे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है इसमें जो उनको नहीं आता, राइट। तो म्यूरियाटिक सॉल्ट किसे बोलते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूरियाटिक एसिड क्या बोलते हैं? म्यूरियाटिक सॉल्ट किसे बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको और क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, राइट। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। अब या सॉल्ट ऑफ स्पिरिट बोलो। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जिंक सल्फेट, इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जिंक सल्फेट किसके साथ होती भाई? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो सिंपल सी बात है, केवल मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा किताब में आपके क्या लिया। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जिंक सल्फेट किसके साथ? एल्कली हाइड्रोक्साइड या एल्कली कार्बोनेट के साथ, राइट। और मैंने क्या कर दिया उसको, सिंपल सी बात है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर दिया। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतनी सी कहानी में घूमने लगते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ना सीखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, चिल्लाने लगते बच्चे, अरे सर पेपर से तो आया ही नहीं, या पेपर से बहुत कम फंसा, 25 क्वेश्चन फंसे। देखो तो सही, बराबर। क्योंकि दो इंसान, इसको मैं इस तरह बना रहा हूँ, आप खुद अगर बनाने लगोगे थोड़ा और टर्मिनोलॉजी चेंज कर दोगे, राइट। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए और शाम तक आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा किसका? फार्माकोग्नोसी का। ओके, बाय।